हेलो एंड वेलकम टू आदित्य हिमांटी क्लासेस। आज हम क्लास 12th के ज्योग्राफी के चैप्टर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू, ये चैप्टर 12 करने जा रहे हैं। हम इसमें देखेंगे किस तरह से कुछ सेलेक्टेड इश्यूज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, स्पेशली पोल्यूशन, वाटर, एयर, लैंड पोल्यूशन, ये सब चीज़ हम समझेंगे इसमें। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द चैप्टर। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन वेन एवर एनी न्यू वीडियोज आर अपलोडेड। सो लेट अस बिगिन द चैप्टर ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सेलेक्टेड इशू। ठीक है, हम इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करेंगे और सो लेट अस बिगिन। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल पोल्यूशन? ठीक है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन क्या होता है? Environmental pollution means the release of harmful substances in the environment either by natural or human activity. So release of harmful substances मतलब वो substances, वो ऐसा चीज़ जो कि environment को ख़राब कर देता है, या ये चाहे तो ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा हो सकता है या नेचुरली हो सकता है। सो अगर हम रिलीज करते हैं, अगर इफ़ देयर रिलीज ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द एनवायरनमेंट आइदर बाय नेचुरल मतलब प्राकृतिक वे में हो रहा है और या मैन मेड हो रहा है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, सो देन दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। व्हाट इज पोल्यूटेंट? सो पोल्यूटेंट क्या होता है? पोल्यूटेंट्स आर डिफाइंड एज एनी फॉर्म्स ऑफ इम्प्योरिटीज दैट कॉज और डिस्टर्ब द एग्जिस्टिंग नेचुरल बैलेंस ऑफ इकोसिस्टम। सो ऐसा कोई भी इम्प्योरिटीज़, गंदगी हो सकता है जिसकी वजह से जो नेचुरल बैलेंस है इकोसिस्टम का वो डिस्टर्ब हो जाए। जैसे कि मान लो अगर एयर में इतना कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरली है, लेकिन अगर हम ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और जो उसका परसेंटेज है वो बढ़ जाता है, तो दैट इज कॉल्ड पोल्यूशन अगेन। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेम द 4 मीडियम थ्रू विच पोल्यूशन इज ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड एंड एसोसिएटेड 4 टाइप ऑफ पोल्यूशन। ठीक है, एक तो 4 मीडियम थ्रू विच पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिफ्यूज्ड इन एयर, वाटर, एयर है एक, वाटर है, लैंड है और नॉइस, ये 4 तरह के हैं। नेक्स्ट है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। इसी बेसिस पर हम देखते हैं कि एयर पोल्यूशन है, वाटर ऑन लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन है। 3-4 तरह का पोल्यूशन है। अब सबसे पहले हम एक एक करके पढ़ेंगे व्हाट इज वाटर पोल्यूशन। सो डिग्रेडेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर, वाटर का क्वालिटी अगर खराब हो जाता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन। अगर वाटर देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, अगर वाटर में कुछ पार्टिकल जो है जो कि वाटर के क्वालिटी को हार्म कर सकता है, अगर उसमें ज़्यादा पार्टिकल हो जाता है, चाहे हो सकता है ऑर्गेनिक हो सकता है इनऑर्गेनिक हो, इसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, वाटर दूषित हो जाना। ठीक है, व्हाट आर द कॉज ऑफ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन? नेचुरल कॉज हो सकता है और दूसरा मैन मेड कॉज, ह्यूमन सोर्स हो सकता है। नेचुरल कॉज में ड्यू टू एरोजन, मान लो कि कहीं से मिट्टी इरोड होकर मिट्टी पानी में मिक्सअप हो रहा है, सो दैट ऑल्सो लीड टू वाटर पोल्यूशन। लैंडस्लाइड, पहाड़ गिर सकता है, इसकी वजह से भी पानी नदियों में इसकी वजह से भी पानी डिके हो सकता है। डिके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, पानी में प्लांट और एनिमल डिके हो सकता है, दैट ऑल्सो कैन कॉज वाटर पोल्यूशन। ठीक है, ह्यूमन सोर्स में सबसे पहले तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, इट इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, पोल्यूटेड वेस्ट वाटर हो गया, पॉइजनस गैसेस हो गया, केमिकल हो गया, ये सारे जब पानी में मिक्सअप होता है तो पानी को एक तरह से गंदा कर देता है। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल वेस्ट आर डिस्पोज्ड ऑफ इन रनिंग वाटर। आमतौर पर ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो रनिंग वाटर में हम डाल देते हैं, लेक में डाल देते हैं। कॉन्सिक्वेंटली पॉइजनस एलिमेंट रीचेज द रिवर एंड अदर वाटर बॉडी विच डिस्ट्रॉय द बायो सिस्टम ऑफ दीज वाटर। तो जब हम नदियों में या लेक में, रनिंग वाटर में हम जब ये इंडस्ट्रियल वेस्ट को डाल देते हैं तो उससे पॉइजनस एलिमेंट रिलीज होता है और जो पानी जो होता है वो दूषित हो जाता है। ठीक है, मेजर रिवर पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज और लेदर इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पोल्यूट करता है रिवर को। पल्प हो गया, पेपर हो गया, ये सारे केमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ये सारी इंडस्ट्री तो वाटर को ज़्यादा पोल्यूट करते हैं। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ केमिकल यूज्ड इन मॉडर्न एग्रीकल्चर सच एज इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर हो गया, उसके बाद फिर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कॉज वाटर पोल्यूशन। तो आमतौर पे हम क्या करते हैं कि
सो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हम फर्टिलाइजर, आई मीन केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड यूज़ करते हैं, और हम उसी लैंड में इरिगेशन भी करते हैं। तो ये सारे जो होते हैं पानी के द्वारा वाटर बॉडी में जाके मिल जाते हैं एंड ये वाटर को पोल्यूट करते हैं। दिस केमिकल्स आर वास्ट अवे, ठीक है। सो फर्टिलाइजर इफ़ यूज एक्सेस ऑल्सो पोल्यूट सरफेस वाटर। अगर हम ज़्यादा फर्टिलाइजर यूज़ करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर, तो ये परकोलेट होकर पानी ग्राउंड टेबल वाटर को भी पोल्यूट कर सकता है। कल्चरल एक्टिविटी में पिलग्रिमेज हो गया, लोग नदी में नहाते हैं, आई मीन गंगा में डिप करते हैं, बहुत सारे रिलीजियस फेयर हो गया, टूरिज्म, ये भी एक तरह से आपको पता है कि मूर्ति वगैरह हम पानी में मर्ज कर देते हैं। सो ऑल दीज कैन, फूल वगैरह ये सब चीज़ जो है जाके हम पानी में फेंक देते हैं, दैट ऑल्सो कॉज वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट अर्बन एक्टिविटी जैसे कि डिस्पोजल ऑफ सीवेज डिस्पोजल जो होता है, अर्बन रन ऑफ कॉज वाटर पोल्यूशन, तो ये भी एक है, शहरों से जो गंदगी होता है वो भी पानी में चला जाता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। तो ह्यूमन हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, इफेक्ट क्या है वाटर का। मेन इफेक्ट है वाटर पोल्यूशन इज ए सोर्स ऑफ वेरियस वाटर बॉर्न डिजीज। तो हम जो भी पानी हम उसको यूज़ करते हैं, पीते हैं, तो उससे हमें वाटर बॉर्न डिजीज होता है। डिज जैसे डायरिया हो गया, इंटेस्टाइनल वॉर्म हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, ये सब वाटर बॉर्न डिजीज है। अब आता है गंगा रिवर। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया वेयर गंगा रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड। तो सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड जो गंगा रिवर है उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। सो ये लर्न करना है, एट विच स्ट्रेच और कोर्सेज गंगा इज मोस्ट पोल्यूटेड। तो कानपुर के पास गंगा बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। वाराणसी के पास फरक्का ब्रिज जो है वेस्ट बंगाल में है, वहाँ पे गंगा जो है ज़्यादा पोल्यूटेड है। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ पोल्यूशन ऑफ गंगा रिवर इन दीज एरिया। सो मेन है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फ्रॉम टाउन लाइक कानपुर। बहुत सारे ऐसे शहर हैं गंगा नदी के किनारे जिसके जो बहुत इंडस्ट्री है वहाँ पे, और इंडस्ट्री जो है केमिकल्स वगैरह रिलीज करते हैं रिवर में। डोमेस्टिक वेस्ट फ्रॉम कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, कोलकाता ऑल्सो कॉजेज। डोमेस्टिक वेस्ट में घर से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, इवन दैट इज ऑल्सो डम्प्ड इन द रिवर। डंपिंग ऑफ कारकासेस इन द रिवर, जो गाय वगैरह या एनिमल मर जाते हैं उसको भी नदी में फेंक देते हैं। सो दैट कॉजेज वाटर पोल्यूशन। यमुना रिवर में क्या है, नेम द 3 स्टेट ऑफ इंडिया वेयर यमुना रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड। तो ये है आपका दिल्ली एंड उत्तर प्रदेश, 3 नहीं ओनली 2 है, ठीक है। नेक्स्ट है एट विच स्ट्रेच कोर्स द यमुना रिवर इज मोस्ट पोल्यूटेड। तो दिल्ली है, मथुरा, आगरा, ये 3 जगह पे सबसे ज़्यादा यमुना रिवर पोल्यूटेड है, ठीक है। व्हाट आर द मेन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ यमुना रिवर। सो अगेन हम ये देखते हैं कि कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ यमुना रिवर आर एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर बाय हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश फॉर इरीगेशन। तो इसको हम पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं रिवर से हरियाणा उत्तर प्रदेश में फॉर इरीगेशन के पर्पज़ के लिए। एग्रीकल्चर रन ऑफ रिजल्टिंग इन ए हाई लेवल ऑफ माइक्रो पोल्यूटेंट्स इन द यमुना। और जो एग्रीकल्चर से पानी बह के जो इसमें गिरता है, नदियों में जाता है, बहता है, मिल जाता है, वो भी एक तरह से वाटर को पोल्यूट करता है। और डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट दिल्ली में भी, दिल्ली का जो इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट है दैट ऑल्सो इज अलाउड टू थ्रो इनटू द रिवर एंड दैट ऑल्सो कॉजेज वाटर पोल्यूशन। नेक्स्ट एयर पोल्यूशन के बारे में। व्हाट इज एयर पोल्यूशन। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ कंटामिनेशन लाइक डस्ट, फ्यूम, गैसेस, फॉग, ऑडोर, स्मोक एंड वेपर इन द एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन में इन सब चीज़ का मात्रा बढ़ जाना, ठीक है, डस्ट वगैरह का, फ्यूम, गैसेस वगैरह, स्मोक वगैरह, इसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, ठीक है। व्हाट आर द कॉज ऑफ और सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या है। इंक्रीज यूज ऑफ वेरियस फ्यूल सच एज, इंक्रीज यूज ऑफ वेरियस, सो इंक्रीज यूज ऑफ वेरियस फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल और डीजल जो होता है ना, ये भी एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज को, मात्रा को एयर में बढ़ा देता है एंड दैट ऑल्सो कॉज एयर पोल्यूशन। इंक्रीज इन द एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस फ्रॉम द इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इनटू एटमॉस्फेयर। सो इंडस्ट्री में से भी बहुत सारे टॉक्सिक गैसेस रिलीज होते हैं एंड दैट ऑल्सो कॉजेज एयर पोल्यूशन। माइनिंग एक्टिविटीज से बहुत सारे डस्ट वगैरह एयर में रिलीज होते हैं। एंड नेक्स्ट फाइनली इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट्स आर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ, ठीक है, ये सब भी एक तरह से एयर को पोल्यूट करते हैं। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। द मेन इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन कॉजेज वेरियस डिजीज रिलेटेड टू रेस्पिरेटरी, नर्वस एंड सर्कुलेटरी। तो एक तरह से रेस्पिरेटरी मतलब सांस लेने की परेशानी हो सकती है, नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम में। स्मोकी फॉग ओवर सिटीज कॉल्ड द अर्बन स्मोक, याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करते हैं
एयर पोल्यूशन कैन ऑल्सो कॉज एसिड रेन। सो अगर बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूट होता है तो एसिड रेन आने की संभावना बढ़ जाती है। व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन? द स्टेट ऑफ हाई लेवल ऑफ नॉइसेस high level of noise which is unbearable and uncontrollable uncomfortable to human being is called noise pollution। जब बहुत ज़्यादा नॉइस बढ़ जाता है, नॉइज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना ज़्यादा कि हम उसको बेयर नहीं कर सकते हैं और ये कंफर्टेबल नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं नॉइस पोल्यूशन। क्या कारण है इसका? जैसे फैक्ट्री से मशीन वगैरह चलना, कंस्ट्रक्शन साइट से आवाज़ आना, डेमोलिशन वर्क, बिल्डिंग टूट रहा है उसमें, ऑटोमोबाइल्स वगैरह, एयरक्राफ्ट, ये सारे एक तरह से कॉजेज है नॉइज पोल्यूशन के। नॉइज फ्रॉम द सायरन हो गया, लाउड स्पीकर, ये सब चीज़ भी एक तरह से हमारे नॉइज पोल्यूट करता है। बिगेस्ट नॉइज इन द सिटी जो ट्रैफिक से होता है। इन सी द नॉइज पोल्यूशन इज कन्फाइंड टू द हार्बर ड्यू टू लीडिंग and loading and unloading activity being carried. So sea near sea also we see some sort of noise pollution, loading unloading की वजह से होता है। What are the effect of noise pollution? It can cause stress, ये हमें स्ट्रेस बढ़ा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है इन पीपल लिविंग क्लोज टू सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट। सो उसको हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट क्या है। सॉलिड वेस्ट, ठीक है, सॉलिड वेस्ट क्या होता है? सो सॉलिड वेस्ट रेफर्स टू वेराइटी ऑफ ओल्ड एंड यूज आर्टिकल्स डम्प्ड एट डिफरेंट प्लेसेस। सो घर से बहुत सारे जो मे बी कैन हो गया, पॉलीथीन हो गया, बैग हो गया, एसेस हो गया, कंटेनर्स हो गए, इसको हम फेंक देते हैं, ऐसे को बोलते हैं हम सॉलिड वेस्ट। दीज डिस्कार्डेड मटेरियल्स आर कॉल्ड रिफ्यूज, गार्बेज और रबिश बोलते हैं इसको हम। ठीक है, नेक्स्ट है मेंशन टू सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट। द सॉलिड वेस्ट कम फ्रॉम हाउस होल्ड और इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टफ। दो जगह से आते हैं, एक तो हाउस होल्ड से आता है, दूसरा इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी से आता है। ठीक है, तो हाउस होल्ड हो गया पहला, घर से हम निकलते हैं, ये हमें पता है, और इंडस्ट्री से भी बहुत सारे ऐसे बेकार सामान जो होता है उसको फेंक दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। इसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है? तो एक तो सबसे पहले कि सॉलिड वेस्ट कॉज ए हेल्थ हजार्ड थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑबनॉक्सियस स्मेल। इससे बहुत सारा स्मेल आता है और वो एक तरह से मेंशन टू सोर्सेस, एक तो हाउस होल्ड हो गया मैंने बताया ना घर से, और दूसरा जो है मैंने इंडस्ट्री से। एक्सपीरियंस सम ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सॉलिड वेस्ट कॉज ए हेल्थ हजार्ड, एक तरह से हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम शुरू होता है इससे, थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑबनॉक्सियस स्मेल। एक तो बहुत बैड स्मेल आता है, उसको मक्खियाँ और चूहे वगैरह इस पर बैठते हैं और फिर ये घरों में आते हैं और इस तरह से टाइफाइड, डायरिया, डिफ्थीरिया, मलेरिया वगैरह फैलाते हैं। दीज वेस्ट कॉज ए फ्रीक्वेंट न्यूसेंस एज व्हेन दीज आर केयरलेसली हैंडल्ड स्प्रेड बाय विंड। जब ये सब इधर उधर पड़े होते हैं और विंड से ये सारे फैल जाते हैं, बारिश आता है तो इधर उधर स्प्रेड हो जाते हैं, एंड ये भी एक प्रॉब्लम कॉज करता है। डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू रिवर लीड टू वाटर पोल्यूशन। और जब हम इन सब चीज़ों को नदियों में फेंक देते हैं, नदी का पानी भी पोल्यूट हो जाता है। टॉक्सिक बायोगैस टू द एटमॉस्फेयर, और ये सारे फिर एक तरह से जहरीला बायोगैस होता है जो कि एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। अर्बन वेस्ट डिस्पोजल प्रॉब्लम। एक्सप्लेन एनी 4 मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद द अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। ठीक है, द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट इन मेट्रोपॉलिटन ऑफ इंडिया आर मोस्ट ऑफ द सॉलिड वेस्ट इन मेट्रोपॉलिटन सिटी आर लेफ्ट अन कलेक्टेड। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो सिटी शहरों में वैसे पड़े रहते हैं, लोग रोड के किनारे गलियों में यहाँ फेंक देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल सिटीज एंड टाउन्स आउट ऑफ 30 to 40% ऑफ सॉलिड वेस्ट आर अनकलेक्टेड। ये तो 40% तो वैसे ही पड़ा ही रहता है, कोई कलेक्ट नहीं करता इसे। दिस अनकंट्रोल्ड वेस्ट एक्यूमुलेट ऑन स्ट्रीट, इन ओपन स्पेसेस बिटवीन हाउसेस एंड इन वेस्ट लैंड, लीडिंग टू सीरियस हेल्थ हजार्ड। और इससे बहुत सारा हेल्थ प्रॉब्लम भी होता है। अनट्रीटेड वेस्ट फर्मेंट स्लोली एंड रिलीज टॉक्सिक गैसेस टू द एटमॉस्फेयर इंक्लूडिंग मीथेन। सो इससे ये जो है वैसे धीरे धीरे फर्मेंट होते हैं और इससे गैसेस निकलते हैं जो कि मीथेन गैस, जो कि हार्मफुल होता है। लैक ऑफ मीन्स ऑफ डिस्पोजल ऑफ अर्बन वेस्ट कॉजेज वाटर पोल्यूशन एंड द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। वाटर और एनवायरमेंटल पोल्यूशन होता है। डंपिंग अगर रिवर में डालते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आता है, रिवर पोल्यूट होता है। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें वाटर इसके सॉलिड वेस्ट के बारे में। नेक्स्ट, व्हाट यूजेज शुड द सॉलिड वेस्ट बी पुट टू? सो दीज वेस्ट शुड बी ट्रीटेड एज ए रिसोर्स एंड यूटिलाइज फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम सॉलिड वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं
और इसके अगर ये जानना है कैसे बनाना है तो साइंस में आप पढ़ें, SST में, सॉरी ज्योग्राफी में ज़रूरत नहीं जानने के लिए। नेक्स्ट है हमारा स्लम के बारे में। हमें स्लम सेटलमेंट किस तरह से एक तरह पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो स्टेट एनी 6 प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्लम इन द मेट्रोपॉलिटन सिटी। सो क्या स्लम्स ऑफ द स्लम्स और झुग्गी झोपड़ी आर कॉलोनीज ऑफ सैनिटरी स्ट्रक्चर, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। दीज आर एनवायरमेंटली अनसूटेड एंड डिग्रेडेड एरिया, ये एरिया जो होता है जहाँ पे बनाए जाते हैं वो अच्छा नहीं होता है, गंदगी होता है बहुत ज़्यादा और अनसूटेड होता है लोगों के रहने के लिए। हाउसेज ऑफ स्लम जो है वो एक तरह से डिकेइंग होता है, हाइजीनिक कंडीशन वहाँ पर नहीं होता है, देयर इज़ नो वेंटिलेशन तो घरों में, बेसिक कम्युनिटी जैसे ड्रिंकिंग वाटर वहाँ पर नहीं होता है, प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, लाइट वगैरह ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है वहाँ के लोगों को। दीज एरियाज आर ओवर क्राउडेड, बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, स्ट्रीट नैरो होता है इसके, एंड प्रॉन टू सीरियस हैजार्ड फ्रॉम, अगर आग लगने से प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। दे आर इलीगल कॉलोनीज होते हैं एक तरह से ऑन द वैकेंट ग्राउंड, और लैंड खाली जगह पर लोग बना के रहने लगते हैं, गरीब लोग स्पेशली। पीपल लिविंग इन स्लम्स आर पुअर, और जो आमतौर पे कहीं दूसरी जगह से आए हुए होते हैं और वहाँ पे ड्रग एब्यूज़ का भी प्रॉब्लम होता है, अल्कोहलिज्म होता है, क्राइम वगैरह ये सब बहुत कॉमन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट आर द स्लम्स, व्हाट आर स्लम्स, स्लम्स और झुग्गी झोपड़ी आर द क्लस्टर, क्लस्टर मतलब बहुत सारे घर एक साथ होते हैं, एंड द कॉलोनीज ऑफ सैनिटरी स्ट्रक्चर, छोटे छोटे घर बनाए जाते हैं इन टाउन्स एंड सिटीज इनहेबिटेड, गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं, हु माइग्रेट फ्रॉम द रूरल एरिया, गांव से लोग आते हैं इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड, और इतना ज़्यादा इनकम ना होने की वजह से दे एंड अप स्टेइंग इन लिविंग इन स्लम्स। स्टेट एनी 6 प्रॉब्लम ऑफ पीपल लिविंग इन स्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम है। द पीपल लिविंग इन स्लम्स वर्क इन हाई रिस्क जॉब, ये जहाँ पे काम करते हैं वहाँ रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, इनको कम पैसा दिया जाता है, दे आर अंडर नरिश्ड, और उनको प्रॉपर खाना नहीं मिलता है। नेक्स्ट है बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ और इलनेस इनको होने का संभावना ज़्यादा होता है। दे कैन नॉट अफोर्ड टू गिव ए प्रॉपर एजुकेशन, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, ड्रग्स, अल्कोहलिज्म, क्राइम वगैरह में ज़्यादा ये चांसेस होता है कि ये लोग इस तरफ मूव कर जाएं। दे फेस सोशल एक्सक्लूजन, आमतौर पे इनको सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। सो दी ज़्यादा प्रॉब्लम। नेक्स्ट है आपका लैंड डिग्रेडेशन। सो लैंड डिग्रेडेशन में क्या है कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, टेम्पररी और द परमानेंट डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड इज कॉल्ड। सो अगर मान लो कि आपका लैंड का प्रोडक्शन पहले जब अच्छा लैंड था तो 100 kg होता था, अभी धीरे धीरे कम होके मान लो 70 हो गया या 50 हो गया, तो हम ये बोल सकते हो लैंड जो है डिग्रेड होना शुरू हो गया। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड ड्यू टू सॉइल इरोजन। क्या क्यों होता है? सॉइल इरोजन की वजह से होता है, वाटर जम जाता है वहाँ पे, सैलिनाइजेशन, जो लैंड सलाइन हो जाता है स्पेशली नियर द ओशन हो सकता है, एल्कलाइनेशन होता है ये इसमें कि, तो ये सारे चीज़ की वजह से लैंड डिग्रेड हो सकता है। मेंशन द प्रोसेस दैट इंक्लूड लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। नेचुरल कॉज क्या है? सॉइल इरोजन हो गया जिसकी वजह से लैंड खराब हो सकता है। उसके बाद है लैक ऑफ प्रेसिपिटेशन, बारिश कम होने की वजह से भी लैंड खराब हो सकता है। सी वाटर जो उसकी वजह से लैंड जो है सलाइन हो जाता है। माउंटेनियस एरिया हैव बैरन रॉकी लैंड, माउंटेन पे भी हम देखते हैं बहुत सारे माउंटेन बैरन होते हैं क्योंकि वो ज़मीन जो रॉकी होता है वहाँ पे। ग्लेशियर ऑल्सो कॉस्ट लैंड डिग्रेडेशन। ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आता है इसके अंदर आपका कि वाटर लॉगिंग, हम जब फील्ड को बहुत ज़्यादा ओवर इरिगेट करते हैं तो पानी जम जाता है, उसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होता है। लैक ऑफ मॉइस्चर इन द फील्ड कॉजिंग सैलिनिटी एंड एल्कालिनिटी, ठीक है। सो ये भी एक कारण है, मॉइस्चर की कमी हो जाना, नमी की कमी होना लैंड में। ड्यू टू शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी लैंड डिग्रेड हो रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, ज़्यादा पेड़ कट रहा है एंड ओवरग्रेजिंग की वजह से भी लैंड खराब हो रहा है। माइनिंग एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, सो ऑल दीज कॉज लैंड डिग्रेडेशन, ठीक है। नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन इंडिया। एक तो गलीड और रेवेनस लैंड। गलीड मतलब गलीड एक तरह से टाइप ऑफ इरोजन है जिसकी वजह से लैंड खराब होता है। डेजर्टिक और कोस्टल लैंड ये भी है। बैरन और रॉकी लैंड हो गया। स्टीप स्लोपिंग जहाँ पे कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है। ग्लेशियर एरिया में भी हम कुछ नहीं उगा सकते हैं, तो ये एक तरह से लैंड डिग्रेड होता है। ह्यूमन एक्टिविटी से वाटर लॉगिंग मैंने बताया ऊपर, ये सब समझा चुका हूँ हमको, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन कैन बी टैकल, हम कैसे सही कर सकते हैं। सम मेजर्स टू अवॉइड लैंड डिग्रेडेशन आर बाय अवॉइडिंग वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम, सही एडॉप्टिंग। हम अगर वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोग्राम अडॉप्ट करते हैं तो इससे क्या होगा कि
उस एरिया में मॉइस्चर होगा लैंड में और लैंड फिर यूज़ कर सकते हैं बाई मेकिंग बैलेंस बिटवीन द लैंड वाटर वेजिटेशन एंड लोकल पीपल। तो हमें बैलेंस यूज़ करना चाहिए, एक्सट्रीम लैंड को यूज़ नहीं करना चाहिए जिससे कि लैंड फ्यूचर में ख़राब हो जाए। इम्प्रूव लाइवलीहुड ऑफ पीपल बाय नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। सो अगर हम कम्युनिटी पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली दे विल ऑल्सो ट्राई टू प्रिजर्व द लैंड। और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट अगर हम शुरू करते हैं तो इवन दैट उससे भी हम लैंड को बचा सकते हैं ख़राब होने से। गवर्नमेंट और एनजीओ पार्टिसिपेट करें इसमें। प्लांटिंग मोर ट्री, अगर ज़्यादा पेड़ लगाते हैं तो इक्वल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट ऑफ वाटर शेयर प्रोग्राम, ठीक है। प्लांटिंग फोडर grasses on pasture land and adopting social fencing, so all these things can। so thank you for watching। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। so thank you।